स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई है दोस्तों, जिसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली। बताएंगे किस तरीके की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर रैली की वायरल होने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दी गई है दोस्तों। इसी के साथ प्रधानमंत्री के कार्यालय से हो रहा है सट्टेबाजी का काम, इस तरीके के भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की जमकर लोगों ने आलोचना की है और जैसे ही माइक थामते हैं बीजेपी के नेता, तुरंत आलोचना होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद बीजेपी के नेता को पलटी मारना पड़ा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक करके सारी बड़ी अपडेट दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के सफल होने के साथ ही ये तय हो चुका है कि देश के अंदर वोट चोरी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी की ओर से देश के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई लाख कार्यकर्ता एक साथ एकजुट दिखाई दिए दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी की 2014 के बाद ये सबसे बड़ी रैली है, ऐसा दावा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा दोस्तों। नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि भीड़ के लिहाज से आज रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली बेहतर रही। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी रैली पहली बार की है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को जनता से कैसे कनेक्ट कर पाएगी, एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा। लेकिन समय आने पर सारी बातें खुलकर सामने आएगी। लेकिन रैली बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी ने 2014 के बाद दिल्ली में करके दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कम से कम 2 लाख लोगों का एक हुजूम देखने को मिला, जैसा कि आप लोग ड्रोन शॉट के अंदर देख सकते हैं। केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा का झंडा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह भी है और लोग झंडा फहरा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह सुबह जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों दिल्ली के अंदर, तब भी भारी संख्या में लोगों का हुजूम बता रहा है कि सुबह सुबह भी कांग्रेस पार्टी का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। ये ठंड इससे ही समझ में आ रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी ज्यादा गूंज रहा है और ये कहीं ना कहीं इस नारे के अंतर्गत ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट होती जा रही है। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर इस रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया दोस्तों। इस दौरान प्रियंका गांधी का भाषण काफी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया दोस्तों। प्रियंका गांधी का भाषण जब चल रहा था तब उनके लुक को देखकर लग रहा था कि इंदिरा गांधी स्वयं भाषण दे रही है। और प्रियंका गांधी ने इस दौरान 2 महत्वपूर्ण बातें बोली दोस्तों। पहला वो कहती है कि मैं बीजेपी को चुनौती देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वालों में हिम्मत है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर जीत कर दिखा दे, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर दिखा दे, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए, उसके बाद देखते हैं बीजेपी वाले कैसे जीतते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बीजेपी को इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, प्रियंका गांधी के इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों में हिम्मत नहीं है कि ईवीएम से चुनाव करवा पाए, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से ये जो चैलेंज दिया गया है, चुनौती दी गई है, तो नरेंद्र मोदी को चुनौती स्वीकार करके बताना चाहिए कि उनमें क्षमता है प्रियंका गांधी की चुनौती स्वीकार करने का। वरना आज की स्थिति में तो नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरीके से चुनौती को स्वीकार किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों उनके द्वारा एक और ऐसी बात कही गई जिससे बीजेपी पूरी तरीके से हिल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई तरीके के सूत्र ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ जिसे कहा जाता है, उसमें एक व्यक्ति बैठकर सट्टाबाजी के ऐप को चला रहा है। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रियंका गांधी की ओर से हवाला देते हुए कहा गया कि आज हमारे युवा ऐसे ऐप पर बैठकर अपना समय बर्बाद करते हैं और ये बैटिंग ऐप जो चला रहा है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से दावा सामने आता है और इस पर ही संसद में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले ऐसी किसी भी चर्चा से बचने की कोशिश करने के लिए, संसद के अंदर मुद्दे भटकाने के लिए नए नए तरीके के मुद्दे लेकर आते रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताया इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि उनके द्वारा जो बातें कही गई है काफी ज्यादा गंभीर मामला है और इस पर संसद के अंदर चर्चा करवाई जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा ये बीजेपी आरएसएस वाले वोट चोरी से गद्दारी करके सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है। इन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया और पिछले 11 वर्षों से बीजेपी आरएसएस ने केवल देश के हर संवैधानिक संस्थान को कमजोर करने का काम किया है। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने शुरू की है, वो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। देश की जागरूक जनता इस गद्दारी से चुराई हुई सत्ता के विरोध में संघर्ष कर रही है। रामलीला मैदान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस रैली को लेकर खड़गे का बयान सामने आया दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि चोरी बीजेपी के डीएनए में है। पैसे चोरी, जमीन चोरी, संस्थान चोरी और अधिकार चोरी, रोजगार चोरी, जनादेश चोरी, सरकार चोरी और चुनाव चोरी के बाद अब वोट चोरी भी कर रहे हैं। जनता से चोरी ही बीजेपी की सत्ता की सीढ़ी है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयुक्तों को भी खुली तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर जो नियम बदले गए, यानी चुनाव आयुक्तों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, चुनाव से जुड़े फैसले को लेकर इस तरीके का नियम बदला गया था दोस्तों। इम्यूनिटी दी गई थी और इसी मामले पर अब राहुल
गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम बैक डेट से नियम को बदलेंगे, यानी कानून को पहले ही डेट से बदल देंगे और उसके बाद जिन लोगों ने कानून को लेकर छेड़खानी करने की कोशिश की और कोई भी इलीगल काम किया उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अभी कुछ चुनाव आयुक्तों को लग रहा होगा कि नियम तो अब बदल गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कानूनी कार्रवाई, लेकिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उस दिन बैक डेट से ही कानून बदल दिया जाएगा, पहले से ही कानून बदल दिया जाएगा। यानी आज के टाइम में जिस कानून से इनको सुरक्षा मिल चुकी है वो पहले की डेट से ही बदल जाएगी, तो आज के डेट में जो इन्होंने उल्टे काम किए हैं उसे लेकर भी उनको सजा दी जा सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयुक्तों को बता दिया गया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कानून के तहत आपको सुरक्षा मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो आप कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये आप लोगों की भूल है। हम लोग सरकार में आते ही बैक डेट से कानून बदलकर आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये चेतावनी राहुल गांधी की कहीं ना कहीं दूर तक मैसेज भेजेगी। दोस्तों आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अर्जेंटीना के सबसे महान फुटबॉलर बल्कि विश्व के सबसे महान फुटबॉलर मेसी के स्वागत को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम के आयोजन में कई सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद रहे, इसमें भारत के फुटबॉलर भी मौजूद थे, लेकिन जब मेसी स्टेडियम में आते हैं दोस्तों तो लोग मेसी को देखने के लिए पूरी तरीके से पागल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माइक लेकर वहां पर भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, यानी मेसी को लोग देखने के लिए आए थे और उनका भाषण, उनका बयान सुनने के लिए आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माइक पर खुद का भाषण देने लगे। दोस्तों जैसे ही माइक पर हेलो बोले वैसे ही स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस जोर जोर से चिल्लाने लगे, दोस्तों बूइंग करने लगे, एक तरीके से हो करने लगे और आलोचना करने लगे। तो इसके बाद अचानक से बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणपति बाबा मोरिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों यानी पता चल गया कि जमकर बेइज्जती हो रही है, तो अब बयान को पलटने लगे। दोस्तों इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जबरदस्ती का घुसकर फैंस के मूवमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फैंस आए हैं मेसी को देखने के लिए और बीजेपी के नेता खुद के प्रचार में जुट गए थे। दोस्तों हालांकि जब विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने हो करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद बीजेपी के नेता को तुरंत माइक से हटना पड़ा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा के अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष का चयन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को बिहार सरकार के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दोस्तों चौंकाने वाला नाम है। इस पर अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाला, कितने वोट पड़े, कितने राज्य की कमेटियों ने वोट में हिस्सा लिया, इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था चुनाव में, कहां पर वोटिंग हुई, इन सब का हिसाब किताब दो। कांग्रेस पार्टी के 1940 के चुनाव को लेकर मोदी और शाह कहते हैं कि उस चुनाव में महात्मा गांधी की वजह से नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, वरना सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते। यानी उस टाइम के कांग्रेस पार्टी के चुनाव को लेकर बीजेपी वाले आज तक बयान देते हैं दोस्तों, लेकिन खुद नहीं बताते कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के नेता नितिन नबीन को कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या कोई वोट डलवाया गया, कितने राज्य के लोगों ने वोट डाला। दोस्तों इसका कुछ अता पता नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी में एक अध्यक्ष का चयन किस तरीके से होता है। चुनाव के नाम पर केवल दो लोग तय करते हैं कि किसको चुनना है और बाद में ऐसा बता दिया जाता है जैसे कार्यकारिणी नहीं चुना होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव सही तरीके से नहीं होते, भाजपा वालों को एक बार आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों भाजपा के उन नेताओं के बारे में जो दावा करते हैं कि बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से पंकज चौधरी को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। दोस्तों इस पर अभिषेक उपाध्याय जो पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि टॉप सीक्रेट पर बहुत बड़ी खबर यह आई है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में होने वाला था एक और नॉमिनेशन, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उसे समझाया गया, तब जाकर बात बनी है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, प्रस्तावक तैयार हो गए थे, पंडित जी नॉमिनेशन करने के रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। आखिर मौके पर जाकर बात बन गई और पंकज चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। वो टॉप सीक्रेट है जो अभी तक पर्दे के पीछे है। दरअसल जिस व्यक्ति की बात चल रही है दोस्तों उसका नाम उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति जानते हैं दोस्तों वो जानते हैं कि किस और इशारा किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी दे दी, जिस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में प्रदेश के सचिव के होने को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक उपाध्याय ने ही एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया
बताया है कि संजय प्रसाद बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद। पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में एक आईएएस अधिकारी क्या कर रहा है, मुख्य सचिव क्या कर रहा है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा है, ना कि आईएएस एसोसिएशन का कोई बैठक यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी के नेताओं को ताली बजाने दीजिए, लेकिन यहाँ पर मुख्य सचिव क्यों ताली बजा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का ताली बजाना ठीक है, अब बीजेपी के नेता तो नहीं हो गए प्रदेश के प्रमुख सचिव, इसका जवाब उनको देना चाहिए। आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, लेकिन एक दिखावे भर की न्यूट्रलिटी ही मेंटेन कर लीजिए, यानी ये दिखाने की कोशिश कर दीजिए कम से कम कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। लेकिन प्रमुख सचिव जिस तरीके का बिहेव कर रहे, बर्ताव कर रहे दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ताली बजा रहे, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी ने 3 अधिकारियों का नाम लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में नारे लगवाए दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है, ज्ञानेश कुमार और जनता से नारे लगवाती है कि चोर है। इस तरीके से तीनों चुनाव आयुक्तों को लेकर चोर है के नारे लगाए गए दोस्तों। कुल मिलाकर रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी भी एक अलग ही तरीके से एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही थी दोस्तों। इससे एक बात तय हो गया है कि आने वाले दिनों के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो मूवमेंट है ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा और बेहिचक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे ले जा रही है, तेजी से आगे बढ़ा रही है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नाम के नारे राहुल गांधी भी लगवा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से भी साफ तौर पर तीनों का नाम ले लेकर बोला जा रहा है कि सत्य और असत्य की इस लड़ाई में चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इन चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए यहां तक कि कानून तक बदल दिए, जिसमें कुछ भी करे इन पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि हम इन चुनाव आयुक्तों की रक्षा करने वाले कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के इतिहास में डॉलर के मुकाबले रुपये का सबसे कमजोर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं, ये सारे आंकड़े और सारे दावे पूरी तरीके से झूठ और मनगढ़ंत है। भाजपाई इस बात को नकार भी नहीं सकते। ये बेहद कमजोर और नाकाम सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुपए गिरने और सरकार के बीच के अनूठे आर्थिक सिद्धांतों का अनोखा फॉर्मूला बीजेपी की ही देन है। भाजपा जाए तो रुपया मजबूत हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नितिन नवीन को लेकर जो फैसला बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने किया दोस्तों, यानी बिहार बीजेपी के लोग भी इस बात से चौंक गए कि आखिर अचानक से नितिन नवीन, जो नीतीश सरकार के एक छोटे से मंत्री थे दोस्तों, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। हालांकि ये मोदी और शाह के द्वारा ही तय किया गया है, इसीलिए चौंकाने वाले नाम नहीं है, बल्कि इस तरीके के नाम है जो मोदी और शाह के इशारे पर काम करे। ऐसे में दोस्तों जब सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, तो उनके रिएक्शन से भी लग रहा था कि उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि नितिन नवीन को आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया तो सम्राट चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चौंक गए दोस्तों। उनके बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि वो चौंके हुए हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा पोस्ट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो उनसे नीचे अभी मंत्रालय में काम कर रहा था। यानी बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को लग रहा था कि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा ताकत है बिहार के अंदर। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहीं से बनाया गया है नितिन नवीन को, तो फिर बिहार में अब सबसे बड़ा नेता अगर किसी को बोला जाएगा तो नितिन नवीन को बोला जाएगा दोस्तों, क्योंकि सम्राट चौधरी तो केवल उप मुख्यमंत्री है, बाकी नितिन नवीन अब मंत्री से सीधा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों उनके पास पावर तो कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि नितिन नवीन को इसलिए बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि वो 2 लोगों के कंट्रोल पर काम कर सकेंगे। आप लोग जानते हैं कौन वो लोग हैं जो अपने हिसाब से ही सारी भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता नितिन नवीन को लेकर अलग अलग तरीके की कहानियां आनी शुरू हो गई है दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर विवेक कुमार त्रिपाठी पत्रकार बताते हैं कि नितिन नवीन वही है जिनसे नाराज होकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ डिनर के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया है। वो बीजेपी की एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास मंत्री है। बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। नितिन नवीन की गिनती नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा चर्चा में है। 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के नाते वो पटना में आए थे दोस्तों, और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नितिन नवीन ने अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन छपवाया था। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ में हाथ डाले खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। विज्ञापन में लिखा हुआ था कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के दौरान गुजरात सरकार ने बिहार की मदद की। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए।
विज्ञापन के कारण, क्योंकि विज्ञापन उनकी जानकारी और अनुमति के बगैर छपाया गया था। गुस्साए में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ डिनर के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दोस्तों ऐसे में नितिन नवीन शुरू से ही नरेंद्र मोदी को आगे करके नीतीश कुमार से पंगे लेते रहे हैं और ऐसे में अब क्योंकि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और केवल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी है, तो इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश कुमार इसे लेकर असहज भी महसूस कर सकते हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इंडिया के टूर के ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को जमानत नहीं मिली है। दोस्तों विधाननगर कोर्ट ने मेसी के गोट इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और आयोजक दत्ता को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरअसल दोस्तों पूरी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर मेसी का एक कार्यक्रम हुआ था 13 दिसंबर को। स्टेडियम में मेसी के जल्दी निकल जाने से फैंस भड़क गए और दूर दूर से आने वाले और हजारों रुपए टिकटों में खर्च करने वाले सभी लोग इतने ज्यादा नाराज थे कि कुर्सियां तोड़ तोड़ कर फेंकी गई। दत्ता को विधाननगर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। यानी जो आयोजक था उसने मेसी से लोगों को नहीं मिलवाया। दोस्तों यानी जो फैंस थे वो आए हुए थे कि अपने सुपरस्टार को देखेंगे और सुपरस्टार से मुलाकात करने के लिए कई तरीके के राजनेता पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया गया दोस्तों। और उसके बाद अधिकारी भी फोटो वोटो लेने लगे और आयोजकों ने उन लोगों से वादा किया था, आम जनता से वादा किया था कि मेसी उनके पास आएंगे, मेसी को वो देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पॉलिटिशियन के साथ साथ जो पुलिस वाले थे दोस्तों, सुरक्षा कर्मी, वे सभी के सभी मेसी के साथ फोटो खिंचवाते रहे और आम जनता उनको देखने के लिए तरसती रह गई। इसके बाद कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो सख्त कार्रवाई करेंगी। बंगाल के गवर्नर सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। दोस्तों गवर्नर ने आरोप लगाया कि यह कदम उनकी एंट्री रोकने के लिए किया गया था। उन्होंने इस पर डिटेल में जवाब मांगा है। बोस ने पहले सॉल्ट लेक स्टेडियम में घटना को कोलकाता खेल प्रेमी के लोगों के लिए एक काला दिन बताया। दोस्तों यानी गवर्नर भी इस मामले से जुड़े हुए, मुख्यमंत्री भी, और कई तरीके के और सवाल उठते हैं क्योंकि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर भी आए थे। तो ममता बनर्जी की पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर क्योस जैसी स्थिति यानी अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता एक बड़ा सनसनीखेज दावा करते हैं। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने 19 दिसंबर को अमेरिका में जारी होने वाले विवादास्पद जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर हवाला देते हुए भारत के अंदर जल्द प्रधानमंत्री बदलेगा ये दावा किया है। दोस्तों चौहान ने कहा कि देश का नया प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से हो सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके बाद शनिवार को पिपरी चिचवड़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि कई लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इस पर टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्टीकरण में कहा साफ तौर पर कि जो विश्व स्तर पर घटनाएं हो रही है उन्हें लेकर मुझे ऐसा लगता है जो संभावित एक घटना हो सकती है वो ये कि देश के प्रधानमंत्री को उनके पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा और महाराष्ट्र से किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री, मराठी मानुस को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब दोस्तों एप्स्टीन की जो फाइल है उसे खुलने के बाद यहां पर इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा दावा करके कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों एप्स्टीन की फाइल का मतलब यह होता है कि अमेरिका के अंदर एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन नाम का व्यक्ति है दोस्तों, जिसके पास एक गोपनीय दस्तावेज संग्रह हो चुका है। ये फाइल अदालती रिकॉर्ड्स और फाइल्स लॉग्स के साथ साथ संपर्क सूची और पीड़ितों की गवाही के साथ साथ सबूतों में शामिल कई तरीके की बातें हैं। दोस्तों नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें कई तरीके के राजनेता और व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं। इस तरीके के दावे मीडिया में चलते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो बयान दिया गया है दोस्तों वो काफी ज्यादा सीरियस बयान है। अब इस पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या कोई एक्शन लेती है, क्या पृथ्वीराज चौहान की ओर से अपनी बात पर मोहर लगाने के लिए कुछ सबूत दिए जाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को यह फाइल रिलीज की जाएगी। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध में शामिल 4 चीन की नागरिकों और 58 कंपनियों सहित 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते बताया कि इन आरोपियों ने 100 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई और 1000 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी भारत के अंदर की है। ये सभी साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए थे और जो शेल कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करते थे। ये नेटवर्क पूंजी योजना और मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल के साथ साथ फर्जी ऐप और नौकरी के प्रस्तावों के माध्यम से लोगों को धोखा देते थे। सीबीआई ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली जानकारी के आधार पर मामले दर्ज किए और कार्रवाई की गई है। दोस्तों अक्टूबर महीने में साइबर धोखाधड़ी वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। बाद में पता चला कि 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भारत के अंदर लोगों को हुआ है। दोस्तों यानी 1000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम भारत के अंदर हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इससे परेशानी हुई है और कई सारे लोग इस तरीके के ऐप के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जो काफी गंभीर मामला है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक की
पत्नी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर सच सामने आया तो वे जल्द से जल्द रिहा होंगे, यानी उनके पति सोनम वांगचुक जल्द से जल्द रिहा होंगे। दरअसल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी को अब 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 24 सितंबर को लेह के अंदर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब भले ही इस मुद्दे पर शोर कम हो गया हो, लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं। इन्हीं कारणों सवालों पर दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगुमो से बात की। जेल में 9 दिसंबर को सेंट्रल जेल में उनकी मुलाकात यानी गीतांजलि की मुलाकात सोनम वांगचुक से हुई है। और सोनम वांगचुक को लेकर एक बात जो एकदम कंफर्म दिखाई दे रही है दोस्तों, उनकी पत्नी बोल रही है कि अगर सच्चाई के साथ सब कुछ हुआ तो जल्द उनकी रिहाई होगी। वो कहती है कि एक कार ने 3 हफ्ते मेरा पीछा किया, लद्दाख हिंसा के सबूतों से छेड़खानी भी की जा रही है, यानी जैसे तैसे सोनम वांगचुक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और सोनम वांगचुक को लेकर उनकी पत्नी के दावों से इतर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोहन भागवत कहते हैं कि हम जहां रहते हैं वो हिंदू घर जैसा दिखना चाहिए। दीवारों पर विवेकानंद की तस्वीरें हो या माइकल जैक्सन की, ये हम लोगों को मिलकर तय करना है। दरअसल मोहन भागवत अंडमान निकोबार में श्री विजयपुरम के अंदर स्थित नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बातें बोल रहे थे। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू एकता के लिए एक रूपता को जरूरी हम लोग नहीं मानते, बाकी दुनिया इसके उलट सोचती है। अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी। दुनिया मानती है कि भारत ही रास्ता दिखाएगा। समस्याओं पर समय बर्बाद करने की बजाय हमें समाधान खोजना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर, इस बयान पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? मोहन भागवत दावा करते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होकर देश को आगे ले जाना है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसके लिए वैसा ही आचरण करना होगा। हम जहां रहते हैं वो हिंदू घर की तरह सजा होना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि घर की दीवारों पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर हो या फिर माइकल जैक्सन की तस्वीर हो। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं परसेप्शन बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।